ये क्या क्या सीखा आपने? कौन बता सकता है? डेडिकेशन, टेंशन, पेशेंस, डेडिकेशन, पेशेंस, नेवर गिव अप, हार्ड वर्क, घर से सपोर्ट था उसको? आपको है? पूरा सपोर्ट है, करेक्ट? तो हमें तो करना ही चाहिए। वहां पे घर से सपोर्ट भी नहीं था। सपोर्ट कब मिला घर से? जब कुछ करके दिखाया तब सपोर्ट मिला घर से, करेक्ट? यहाँ पे हम फेल होते हैं तो फिर भी हमें घर से सपोर्ट रहता है। ओके, सो कुछ मोटिवेशन मिला क्या सॉन्ग सुनने के बाद, देखने के बाद? यस, यस। सो कितनी मेहनत रहती है ना, हमें सिर्फ अवार्ड्स दिखते हैं बट उसके पीछे कितनी मेहनत थी, करेक्ट? और जिस सिचुएशन में वो रह रही थी, उसका घर देखा आपने कैसा था घर? इस टाइप के घर में तो हम नहीं रह रहे हैं, कितने प्रॉब्लम्स है। ओके, वो उसके घर के सोच भी नहीं पाएंगे कि ये ओलंपिक में जा सकती है, करेक्ट? इतने डिफिकल्टीज, इतने सिचुएशंस खराब थे, फिर भी उसने अचीव किया है। सो बहुत कंसिस्टेंसी थी, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, करेक्ट? एंड कंटिन्यूअसली दिमाग में क्या था? करना ही है। ओके, एंड टीचर से भी पहले सपोर्ट मिला था क्या? कितनी बार वो जाके सिर्फ बैठ रही थी वहां पे, करेक्ट? तो टीचर क्या चेक कर रहा था? पेशेंस, एंड कितना विल पावर है इसका करने के लिए, कि 2 3 4 5 दिन बिठाया इसको, तो सेकेंड नेक्स्ट डे वो आ रही है क्या फिर से? वो चेक किया, मतलब कितना इंटरेस्ट है उसको ये करने में। फिर ही उसको उन्होंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। ओके, सो उतना विल पावर चाहिए आपका कि करना ही है। सो टीचर ने भी पहले क्या किया था कि चेक किया कितना इंटरेस्ट है उसको, कितने विल पावर से वो करने वाली है। ओके, यस। सो अभी आ गए क्या सारे स्टूडेंट्स? कैन वी स्टार्ट विद सेशन नाउ? यस, आपको लाइट चाहिए या इतने लाइट सफिशिएंट है? ओके, सबके पास नोट डाउन करने के लिए है क्या कुछ? यस, जिनके पास नहीं है उनको कुछ शीट चाहिए या आप मोबाइल में करने वाले हो? ओके, कौन थी ये प्रियंका चोपड़ा थी, बट मेरी कॉम। यस, यस। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरा गाइडेंस देने वाली हूँ एंड एंड में आपके डाउट्स पूछो, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी एंड में आप डाउट पूछो, ठीक है? सो नोट डाउन करने के लिए लिया सबने? यस, चलो सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। सारे स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के हैं? ओके, दिसंबर में कितने स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है? सभी दिसंबर वाले ही आए हैं ना? हाँ, May 23 वाले इतने जल्दी आएंगे ही नहीं ना। ओके, ओके, दिसंबर में सभी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है। एंड कितने स्टूडेंट्स की एग्जाम है दिसंबर में? यस, क्या डिफरेंस समझा या सेम है दोनों? मैंने जब अटेम्प्ट पूछा तो क्या लगा? सेकेंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, मतलब और एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एंड जब मैंने पूछा दिसंबर में कितने स्टूडेंट्स की सीए फाउंडेशन की एग्जाम है, फर्स्ट इसमें ही करना है। कितने स्टूडेंट्स ने 10 का अटेम्प्ट दिया था, 12 का अटेम्प्ट दिया था? दिया ही नहीं थी मैम एग्जाम, डायरेक्टली पास हो गए। दी थी, ओके, दी थी। ओके, सो नेक्स्ट बैच वाले ऐसे रहेंगे क्या कि 12 की एग्जाम भी नहीं थी और अटेम्प्ट भी नहीं था? ओके, ये सो फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड आपके एग्जाम्स ही थे ना, अटेम्प्ट नहीं था। तो ये अटेम्प्ट वर्ड कहाँ पे सुना हमने? सीए में आने के बाद सीनियर से सुना होगा ना, कब है तुम्हारा अटेम्प्ट, करेक्ट? सो अटेम्प्ट वर्ड भूल जाना है। एंड आपको जो भी बता रहे हैं कि अटेम्प्ट कब है,
तो उनको भी बोलो अटेम्प्ट नहीं है मेरा, मेरी एग्जाम है सीए फाउंडेशन की। एग्जाम का मतलब क्या, जैसे 1st to 12th स्टैंडर्ड आपके दिमाग में कंफर्म था कि ये लाइफ में एक ही बार करना है, 1st स्टैंडर्ड एक ही बार, 2nd स्टैंडर्ड एक ही बार। कभी दिमाग में आया क्या कि नेक्स्ट अभी नहीं हो पाया तो फिर से करना पड़ेगा? नहीं आया था, इसलिए फर्स्ट इसमें हो गए। करेक्ट। अभी सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए भी याद रखो कि ये तीनों एग्जाम्स है आपके। सो ये एक ही इसमें करने हैं, आपने डिसाइड किया तो हो सकते हैं। ओके, एंड मार्क्स भी आपको कितने चाहिए? 70 अबाउ। यस, आपको 1st स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक थे ना अबाउ 70 या अबाउ 60 रहेंगे। करेक्ट। यहाँ पे पासिंग कितना है सीए में? 50% का। तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो सिर्फ पासिंग का एम करते हैं। इंटर एंड फाइनल तक जाते वक्त तो फाइनल पास तक ही आ जाता है गोल। तो यहाँ पर हम ही हमारा गोल कम कर रहे हैं ना, मतलब हमारी कैपेसिटी एक्चुअली 70% अबाउ की है। 1st से आपको 12th तक अबाउ 70 मिला है, तो अभी भी अगर आपने टारगेट रखा तो मिल पाएगा। 12th में मुझे बताओ, आपने टारगेट कुछ तो रखा होगा ना, 80-90 का टारगेट रखा होगा इसलिए मिले थे। आपने कुछ टारगेट ही नहीं रखते तो आप उतनी पढ़ाई भी नहीं करते। करेक्ट। सो आपको लगेगा मैम वो 10-12 था इसलिए हमने टारगेट रखा था, ये सीए है। सो सीए में तो ऐसे ही बोलते हैं ना सब कि पास हुए तो भी बहुत हुआ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सोसाइटी हमारे लिए गोल डिसाइड कर रही है ना, वो गोल हम हमारा गोल मान के चल रहे हैं। सो 10-12 के लिए सोसाइटी ने, बाकी रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने आपके लिए क्या डिसाइड करके रखा था गोल? 80-90 चाहिए। करेक्ट। तो अभी 60 भी आ गए तो भी स्टूडेंट्स खुश नहीं होते 12th में, क्योंकि इसको 80 है उसको 90 है। सो जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने सेट किया है वही गोल हम रख रहे हैं। अभी सीए में क्या गोल सेट किया है सोसाइटी ने आपके लिए? पास हुए तो भी बहुत हुआ सीए में। अरे एग्जाम दी है सीए की तो रिजल्ट के दिन फोन आ जाएंगे ना फ्रेंड्स रिलेटिव्स के, तो वो सिर्फ पूछेंगे पास हुए क्या, परसेंटेज नहीं पूछेंगे। सो आपकी कैपेसिटी 70 अबाउ की है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? पास का गोल रख रहे हो। सो इसलिए फिर क्या होता है, 200 का एम रखा तो 180 के रेंज में मार्क्स आ जाएंगे। हमें गोल अबाउ रखना चाहिए, इसलिए क्लास में मैं हमेशा बताती हूँ कि अबाउ 70 का ही गोल रखो। हमने 280 का टारगेट रखा है तो एग्जैक्ट 280 आएंगे क्या बताओ? नहीं, इधर कम आएंगे या ऊपर भी आ सकते हैं। करेक्ट। एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे। 90% का टारगेट रखा, एग्जैक्ट 90 आ गए, ऐसे होता है क्या? नहीं, 88-89 आएंगे, 92 भी आ सकते हैं। तो वैसे ही हमने एग्जैक्ट 200 का टारगेट रखा तो आ जाएंगे क्या 200? नहीं, 180 के रेंज में आ सकते हैं। एंड एग्जाम्शन भी नहीं है सीए फाउंडेशन में, तो चारों पेपर्स फिर से देने पड़ते हैं। करेक्ट। सो आपको क्या लगता है सीए फाउंडेशन में अबाउ 70 आते हैं इंटर फाइनल में? यस, आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। अगर बाकी के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं तो मतलब मार्क्स मिल सकते हैं अगर किया तो। अगर सीए में भी, सीए एग्जाम्स में अबाउ 70 आते ही नहीं थे, किसी को भी अभी तक मिले ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन रहता तो मैं भी आपको नहीं बताती ना कि अबाउ 70 गोल रखो। मैं आपको बताती कि ये 10-12 नहीं है, ये सीए है, इसमें इतने आते ही नहीं है, आप इतना गोल रखो ही मत। ओके, 50-60 आ गए बहुत हुआ, ओके, उसमें ही खुशी मान जाओ। बट अगर बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं मतलब मार्क्स मिलते हैं, इंस्टीट्यूट मार्क्स देती है, बट उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सो पहले तो हमें 2 माइंडसेट चेंज करने हैं कि हमारी सीए की एग्जाम है एंड अटेम्प्ट नहीं है, एंड सेकेंड थिंग क्या, सिर्फ पास नहीं होना है, विद गुड मार्क्स पास होना है। ओके, इस मार्क्स से आपका रेज्यूमे बनने वाला है। ओके, 10-12 में आपको अबाउ 90 थे, ठीक है, बट जब आप रेज्यूमे लेके जाओगे फॉर इंटरव्यूज तो आपको हिस्ट्री में एंड ज्योग्राफी में कितने मार्क्स थे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या एम्प्लॉयर को? हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो काम नहीं करना है ना ऑफिस में, आपको टैक्स में कितने थे, ऑडिट में कितने थे, लॉ में कितने थे, अकाउंट्स में कितने थे, ये मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप आर्टिकलशिप के लिए भी जाओगे तब दोनों कैंडिडेट सीए इंटरमीडिएट पास है। करेक्ट। फिर उसमें से किसको सिलेक्ट करोगे आप? विदाउट इंटरव्यू पहले आप मार्कशीट देखोगे।
करेक्ट, इसको डॉट 200 है एंड इसको 240 है, तो विदाउट इंटरव्यू मार्कशीट से तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? 240 वालों को। मतलब यहाँ पे मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन सीए होने के बाद 2 कैंडिडेट्स आ गए फॉर इंटरव्यू, उनकी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट ही क्या रहेगी? सीए रिक्वायर्ड। इसका मतलब जो इंटरव्यू के लिए आएंगे वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही रहेंगे, करेक्ट। तो अगेन इसको डॉट 400 है, इसको 600 है। विदाउट इंटरव्यू पहले एम्प्लॉयर के दिमाग में क्या आएगा? 600 वाला। मतलब 50 to 60% उसने डिसाइड करके ही रखा है कि इसको ही लेना है, करेक्ट। इसलिए मार्क्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है सीए में, ठीक है। सिर्फ पास इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स को समझता नहीं है सीए कोर्स, इसलिए वो बोलते हैं कि पास हुए तो भी बहुत हुआ। ओके, तो यहाँ पर एक मार्कशीट मैंने शेयर की है। इंट्रोडक्टरी सेशन जिन्होंने अटेंड किया है, आई थिंक वसुंधरा थी, गायत्री, नीरज एंड हितेश वगैरह, आप सब थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे रेगुलर बैच के, तभी भी मैंने ये मार्कशीट आपको दिखाई थी। यस, सो क्या स्कोर है उसका देखो, अकाउंट्स में उसको 98 मार्क्स है। सो ये 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट नहीं है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में 98 मिल सकते हैं, मतलब सिर्फ 2 मार्क्स गए, वो भी थ्योरी क्वेश्चन में गए होंगे। मतलब ट्रू और फॉल्स में भी आउट ऑफ, बाकी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आउट ऑफ है उसको, एंड सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन में 2 मार्क्स गए होंगे। लॉ जैसे सब्जेक्ट में 87 है, मैथ्स में 90 है। 90 का तो स्टूडेंट्स का कंप्लीट भी नहीं होता है पेपर, एंड इकोनॉमिक्स में भी 90 है उसको, कि टोटल इज 365, सिर्फ 35 मार्क्स गए हैं उसके। सो ये स्कोर आ सकता है। नवंबर 19 की ये मार्क लिस्ट है, ऑल इंडिया रैंक 1 है ये। ओके, 2019 में रैंकर्स निकालते थे, तो ये ऑल इंडिया रैंक 1 की मार्कशीट है। तो ये फ्रेंड्स रिलेटिव्स को पता नहीं होता है कि ऐसा स्कोर सीए फाउंडेशन में भी आ सकता है। ओके, सो जितने उसके मार्क्स है, इसके कम स्कोर किस में है? 87 इन लॉ। उतना टारगेट भी रखा है क्या हमने? एटलीस्ट कभी दिमाग में भी तो आया क्या कि 80 अबाउ के लिए हम टारगेट करेंगे? अभी देखो ये सेना अग्रवाल, इसने क्या सोचा होगा? पास हुए तो भी बहुत हुआ सीए फाउंडेशन में, ऐसा टारगेट रखा होगा इसने? सिर्फ पास का टारगेट रखा तो नहीं पास हो जाती विद दिस मार्क्स, करेक्ट। मतलब इसका एम टारगेट कुछ तो हाई था, तो आप आपका टारगेट बढ़ाओ। ओके, एग्जाम में पास होना है वो तो हमने कंफर्म कर ही लिया है, बट सिर्फ 200 220 रेंज से पास नहीं होना है। अबाउट 300 का टारगेट रखो, आपको आगे और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अभी स्कोर आपका अबाउट 300 है तो, एंड रेज्यूमे भी आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब मार्क्स मिलने के लिए अभी क्या क्या करना है, वो सारे स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे 10-12 आवर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में कितने स्टूडेंट्स होंगे सीए करने वाले? बहुत सारे, 1000-2000 के आसपास बच्चे आते हैं यहाँ पे, ओके, सीए करने के लिए इस बिल्डिंग में। ओके, अलग अलग वक्त पे आते हैं, इसलिए 2000 एक ही टाइम पे आपको नहीं दिखते हैं, बट अराउंड 2000 स्टूडेंट्स तो सिर्फ पुणे में एक बिल्डिंग में है, कि पूरे इंडिया का सोचो कितने स्टूडेंट्स रहेंगे। बट सारे पास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 10 to 12 आवर्स सारे पढ़ रहे हैं, बट करेक्ट स्ट्रैटेजीज ही नहीं है उनके पास। ओके, सो करेक्ट स्ट्रैटेजीज आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको सीए के एग्जाम्स पास होने के लिए, एंड यही स्ट्रैटेजीज आपको इंटरमीडिएट एंड फाइनल में भी फॉलो करने हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपने 10-12 स्टैंडर्ड में यूज किए हैं ऑलरेडी, ऑलमोस्ट वही स्ट्रैटेजीज आपको आगे भी फॉलो करना है। यस, सो 3 सक्सेस मंत्रास है, 3 स्टेप्स है टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो सबने ऑलरेडी पास की है। मुझे अभी जो नए स्टूडेंट्स है जो सेशन के लिए आए हैं उनके नाम भी नहीं पता है, बट मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि आप पास हो स्टेप 1 में। देखो आपको 3 स्टेप्स में पास होना है, तो आप सीए एग्जाम्स पास होते हो, तो उसमें से कंफर्म आप फर्स्ट स्टेप में पास हो। सो जो
स्टूडेंट्स रेगुलर बैच के हैं, आपका ऑलमोस्ट बैच खत्म होने को आ रहा है। कंसेप्ट क्लैरिटी की फर्स्ट स्टेप है। आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? ओवरऑल 50% चाहिए आपको एंड इंडिविजुअली 40। सो मान के चलो इंडिविजुअली भी हम 50 का ही टारगेट रखते हैं, 50% का। तो अभी आपको चारों सब्जेक्ट्स आपने गो थ्रू किए हैं एटलीस्ट। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है क्या कि जिसमें आपको बिलो 50% कंसेप्ट समझे हैं? ऑन एन एवरेज 10 टॉपिक्स पकड़ के चलते हैं एक सब्जेक्ट में, तो उसमें से 5 टॉपिक्स 50%। 5 टॉपिक्स तो हर एक सब्जेक्ट के समझे हैं आपको कंसेप्चुअली, रिकॉल करना कीवर्ड्स वगैरह वो बाद में, वो रिवीजन सॉल्विंग प्रैक्टिस स्टेप में आता है। पहले हम फर्स्ट स्टेप पे है कि कंसेप्ट्स तो क्लियर है ना। ओके मतलब कैसे होता है, एक दो टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं हर एक सब्जेक्ट के, बट इतना नहीं होता है ना कि मैम 10 टॉपिक्स में से मुझे 2 ही टॉपिक समझे, बाकी 8 टॉपिक समझे ही नहीं क्या चल रहा था। ऐसा तो नहीं होता है, करेक्ट? ये तो हमारे क्लास का हुआ, बट बाकी क्लासेस का या जो भी सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हैं, कहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो क्या लगता है आपको कंसेप्ट क्लैरिटी को तो अबाउ 50% सबको समझा ही होगा ना। इसका मतलब स्टेप 1 में पूरी इंडिया पास है। इंडिया में जितने भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 50% अबाउट टॉपिक्स तो समझे होंगे ना हर एक सब्जेक्ट के। मतलब इस स्टेप में सब पास है, इसका मतलब 100% रिजल्ट लगना चाहिए ना फिर, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। बट अभी का रिजल्ट कितना परसेंटेज आया बताओ? 25%। तो बाकी 75% कहाँ पे गलत गए होंगे? नेक्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ओके सारे बच्चे इंटर फाइनल लेवल के भी सेम, इंटर में भी 5% रिजल्ट लगा है, आपको पता होगा ये। ओके तो बाकी 95 कहाँ पे अगेन गलत हुए हैं? सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। एंड फाइनल में भी जो फेल होते हैं वो भी सेकेंड एंड थर्ड। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इंटर एंड फाइनल के भी टॉपिक्स इतने डिफिकल्ट नहीं है कि क्या चल रहा है क्लास में समझ में ही नहीं आया। 50% अबाउ तो आपको इजीली समझेगा, एक दो टॉपिक्स अगेन डिफिकल्ट होंगे इंटर में भी एंड फाइनल में भी। सो हमें वर्क करना है सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में। अगर यहाँ पे आप कम पड़ गए ना तो वो 70% में हम आ जाएंगे, 75% में। तो वो 25% ने क्या किया अलग, वो हमें करना है। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप इज सॉल्विंग प्रैक्टिस। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस पे आप पास हो या नहीं हो वो कैसे चेक करना है? देखो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे बताओ? इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, पास्ट आरटीपीज है, पास्ट मॉक टेस्ट पेपर्स है, पास्ट पेपर्स है, करेक्ट? एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में आई थिंक पास्ट पेपर्स नहीं मिलते हैं ना आपको, बट वो कहाँ से तो मिल जाते हैं, करेक्ट? सो वो सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्विंग करना है। एंड जब तक वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है खुद से सॉल्व करने के लिए, तब तक सॉल्व करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट बार नहीं आया, सेकेंड बार नहीं आया, थर्ड टाइम तो आ जाएगा, थर्ड टाइम भी नहीं आया, फोर्थ टाइम तो आ जाएगा। जब तक नहीं आ रहा है तब तक सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में पार्टनरशिप डिफिकल्ट लग रहा है, बट 3 बार सॉल्व करने के बाद इजी हो जाएगा ना। एटलीस्ट 70-80% स्टेप्स तो आने लगेंगे, करेक्ट? पूरा ही 0 है ऐसे हो नहीं सकता। मैथ्स में अगर कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जनरली बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट जाता है टॉपिक, तो जो टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है उसकी बार बार प्रैक्टिस करो ना। ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तो सबको डिफिकल्ट ही लगता है, करेक्ट? बट और एक बार सॉल्व किया तो थोड़ा इजी लगने लगता है, और एक बार सॉल्व करो। तो इस स्टेप पे आपको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब तक सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि मैम रिवीजन कितनी बार करनी है? 3 बार, 2 बार, 4 बार? तो इसका एक्चुअली आंसर ये है कि जब तक आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब तक सॉल्व करते रहो। अभी आप सीए जैसे कोर्स में आए हो तो इतने डम तो नहीं हो कि 10 बार मैंने सॉल्व किया मैम फिर भी वो क्वेश्चन मुझे नहीं आया, करेक्ट? इतना तो कोई हो ही नहीं सकता, बट वो 10 बार करने का करेज होना चाहिए, उतना टाइम आपने स्टडीज के लिए निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि मैक्सिमम
3 बार आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। ओके, लॉ में 5 बार, बट बाकी सब्जेक्ट्स में 3 बार करने के बाद वो क्वेश्चंस मुझे लगता है इजी हो जाएंगे। करेक्ट? आपको कुछ दूसरा ओपिनियन है आपका? यस, लॉ में ज्यादा रिविजन्स लगती है वो ठीक है, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 3 बार तो सॉल्व आपको करना ही पड़ता है। एंड देन थर्ड स्टेप इज पेपर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप कब पास होते हो? पहले थर्ड स्टेप पे जाने के पहले मुझे एक बार बताओ, सेकंड स्टेप पे आप कब पास हो जाओगे? जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिना देख के, एंड वो क्वेश्चन का आंसर आपका टैली होता है, मतलब आपको वो क्वेश्चन आ रहा है। सो ऐसे एक एक क्वेश्चन का आपको करना है। ओके, मतलब जब आपको सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे तब इस स्टेप पे आप पास हो रहे हो। एंड हमें क्राइटेरिया 50% है, सो ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने के लिए आ गए तो भी आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हुआ है। ओके, 10-20% अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं किसी टॉपिक के तो भी आप पास तो कंफर्म हो सकते हो ना। करेक्ट? मिनिमम वाला टारगेट पासिंग है। ओके, अपर वाला टारगेट 70, 80, 90 का जो है वो फुलफिल नहीं हुआ तो एटलीस्ट मिनिमम वाला तो हो जाएगा। ठीक है? एंड थर्ड स्टेप इज पेपर प्रेजेंटेशन। सो अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड है? यस, एग्जाम में आप क्या कर रहे हो 3 आवर्स में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे हुआ है कि मैम वहां पे एग्जाम का प्रेशर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था घर पे, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए। क्या टाइम मैनेजमेंट का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ? ओके, ये टाइम मैनेजमेंट तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आप कितनी भी पढ़ाई करो बट उस एग्जाम आवर्स में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, ओके मैम एक पेज ही स्किप हो गया, ऐसे भी स्टूडेंट्स ने बताया मुझे। ओके, जो मैथ्स के एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे कि इतना जल्दी कैसे पेपर हो गया मेरा, फिर मैंने देखा तो एक पूरा पेज ही स्किप हुआ था एंड वो पेज लॉजिकल रीजनिंग का था। सो दैट्स व्हाई वो स्टूडेंट फेल है एंड उसकी वजह से 6 मंथ्स की पेनल्टी प्लस चारों सब्जेक्ट्स फिर से करने पड़ रहे हैं। सो वो एग्जाम आवर्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। लॉजिकल रीजनिंग तो उसको आता ही है, कंसेप्ट क्लियर है, सॉल्विंग प्रैक्टिस भी हुई है, बट थर्ड स्टेप में वो गलत गया, वहां पे कंसंट्रेशन से उसने लिखा नहीं। ओके, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हम टेस्ट सीरीज लेते हैं। सो टेस्ट सीरीज में जितने भी आपको मिस्टेक्स करने हैं उतने करो, क्योंकि फिर आपको याद रहेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स किए थे एंड मेन एग्जाम में नहीं होगा। ओके, गुरप्रीत सिंह आपको लॉ पढ़ाते हैं, सो सर टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट थे, सर भी मिस्टेक्स करते थे टेस्ट में, बट मेन एग्जाम में क्या है रिजल्ट? ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो यहाँ पर जो मिस्टेक्स होंगे ना उससे आपको सीखना है। यहाँ पे फेल हुए तो डरो मत, सर ने भी बताया था 2 सब्जेक्ट्स में सर फेल होते थे, ऑडिट एंड एक इसका करके सब्जेक्ट है। सो पेपर लिखने के बाद हम 1 to 1 डिस्कस करते थे कि गुरप्रीत तुम्हें क्या क्या इम्प्रूव करना है, एंड नेक्स्ट टेस्ट में वैसे वो इम्प्रूव करते आते थे। टेस्ट सीरीज के कुछ सब्जेक्ट्स में वो टॉपर थे, कुछ सब्जेक्ट्स में फेल होते थे, तो उनको समझ में आया कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है ज्यादा, एंड एंड रिजल्ट आपको पता है ऑल इंडिया रैंक। ओके, इसलिए टेस्ट उसके लिए ही लिखने हैं। अगर आप डायरेक्टली मेन एग्जाम में गए एंड वहां पे गड़बड़ हो गई तो 6 मंथ्स की पेनल्टी है। ओके, सो टेस्ट प्रैक्टिस हमें पहले करनी ही चाहिए वनडे मैच खेलने से पहले। ओके, सो इसलिए टेस्ट लिखो, टेस्ट में तो आप पास हो गए तो कंफर्म आप एग्जाम में पास हो, मेन एग्जाम में। ठीक है? यस, सो तीनों स्टेप समझ में आ गए? यस यस, सो ये तीनों स्टेप्स का ही मैंने सर्कल एक बताया है कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। मेन तो आपका टारगेट है टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, उसके लिए आपको पहले सीए फाउंडेशन पास करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। एंड सीए फाउंडेशन पास करने के लिए आपको चेकर को कन्विंस करना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि वही आपको पास करने वाला है। चेकर को कन्विंस करना मतलब क्या? कैसे कन्विंस करोगे? नंबर है आपके पास चेकर का, अच्छा पेपर लिख के, एक ही ऑप्शन है आपके पास। ओके, बाकी कौन सा भी ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। हाँ, ओके,
अच्छा पेपर लिखे। पेपर अच्छा लिखने के लिए आपको कॉन्फिडेंटली पेपर लिखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली पेपर लिखने के लिए आपकी तैयारी, सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। देखो, कोई भी परफॉर्मर भी स्टेज पे आता है एंड वो परफॉर्म कर रहा है एंड उसने कुछ मिस्टेक्स की स्टेज पे, तो आप क्या बोलते हो? प्रैक्टिस कम पड़ गई इसकी, करेक्ट? सो यहाँ पर भी विथ कॉन्फिडेंस अगर आपको पेपर लिखना है तो प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस करने के लिए पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत, आप में से कितने स्टूडेंट्स 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं? ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखी तब टेंशन था डे 1 को, बट अभी हर रोज प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ? अभी आता है क्या टेंशन? अभी सामने वाले को आता है। करेक्ट। सो ये टेंशन कैसे गया? प्रैक्टिस से। बट डे 1 को सबको ही टेंशन रहता है। आप कौन सी भी चीज नई सीखते हो, जब उसका डे 1 होता है तो टेंशन रहता है। जैसे हम भी अभी यूट्यूब पे जाते हैं, बट जब डे 1 था यूट्यूब पे लाइव जाने का तो हमें भी टेंशन था, करेक्ट? बट प्रैक्टिस से अभी टेंशन नहीं आता है। कौन सी भी चीज फर्स्ट टाइम सीखते वक्त टेंशन होने वाला ही है, तो उसकी और प्रैक्टिस करो तो ही टेंशन जाएगा, नहीं तो वैसे ही टेंशन रहेगा। एंड और एक चीज होती है, 4 व्हीलर चलाते वक्त आपने सीखी गाड़ी बट कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो क्या होता है? फिर से टेंशन आ जाता है, करेक्ट? मतलब कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है। एक बार आ गया मतलब सेकेंड टाइम आएगा ही ऐसा नहीं है, अगर गैप हुई है तो। सो कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो हमने जो 3 सक्सेस मंत्रास देखे थे वही है, देखो, स्टेप 1 कंसेप्ट क्लैरिटी, देन सॉल्विंग प्रैक्टिस एंड देन पेपर प्रेजेंटेशन विथ कॉन्फिडेंस। तो ही आप चेकर को कन्विंस कर पाओगे। चेकर को समझ में आ जाता है हाँ कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप उसके सामने नहीं रहते हो। ओके, आप कौन से सिटी से हो, आप गर्ल हो या बॉय हो, ये कुछ भी पता नहीं रहता है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या कौन सा है, वो भी पता नहीं रहता है। सिर्फ आपके पेपर से वो आपको जज कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको भी ये समझेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक स्टूडेंट आंसर लिख के कट कर रहा है उसको पूरा, फिर से लिख रहा है वही आंसर। कॉन्फिडेंट है क्या वो स्टूडेंट? तैयारी कितनी हुई है उसकी? कम हुई है। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसे पहले ये आंसर लग रहा है, फिर वो कट कर रहा है, फिर दूसरा आंसर लग रहा है। तो यही कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आ जाता है चेकर को। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस में उसके आधे अधूरे आंसर है। 2-3 स्टेप लिखे छोड़ दिया पेज, 2-3 स्टेप्स लिखे छोड़ दिया है पेज। कैसा है उसका मतलब प्रैक्टिस कितनी हुई है, तैयारी कितनी हुई है उसकी? कम है, आधा उधर आधा अधूरा कुछ तो पढ़ के आया है, करेक्ट? तो ये चेकर को समझ में आ जाता है आपने क्या तैयारी की है। और उसकी वजह से क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आधे अधूरे हैं या बहुत सारे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन आपने करेक्ट लिखा है फिर भी आउट ऑफ देने का फिर मन नहीं होता है, फिर भी वहां पर 1 मार्क वगैरह डिडक्ट हो जाता है। या बहुत सारा स्क्रैचिंग हो रहा है बार बार क्वेश्चन में, एक अमाउंट लिख दी, स्क्रैच किया, फिर से लिखा, तो एक तो वो कॉपी लगती है चेकर को, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है स्टूडेंट। ओके, सो इजीली चेकर को समझ में आने वाला है कि आपने कितनी तैयारी की है। अभी वो स्टूडेंट जिसको 98 मार्क्स थे, क्या तैयारी होगी ना उसकी, सारे क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें क्या करना है, 3 स्टेप्स। यस, सो फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट आपकी खत्म होने को आ रही है, कंसेप्ट क्लैरिटी की। और जिन्होंने पहले एग्जाम दी है आपकी तो कंसेप्ट क्लियर ही है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में ही हमें काम करना है। यस, सो टेस्ट सीरीज के लिए आपको ऑलरेडी ये पता होगा पैटर्न। 4 टेस्ट होने वाले हैं टोटल। फर्स्ट टेस्ट 50% सिलेबस की है, सेकेंड टेस्ट नेक्स्ट 50% सिलेबस के ऊपर है, एंड फुल सिलेबस के 2 टेस्ट होने वाले हैं। सो उसका टाइम टेबल बाद में आ जाएगा जब आपका मेन एग्जाम का टाइम टेबल आने वाला है। सो फर्स्ट टेस्ट 28 सितंबर से है, 50% सिलेबस के ऊपर। सो 1 सितंबर से हमारी रिवीजन बैच स्टार्ट हो रही है, फास्ट ट्रैक बैच। तो 1 सितंबर टू 27 सितंबर हम 50% सिलेबस रिवाइज करेंगे क्लास में।
इसका मतलब आपको घर पे करना ही नहीं है, ऐसे नहीं है कि क्लास में ही रिवीजन हो रहा है, घर पे भी आपको फिर से रिवाइज करना है वो। एंड 28 से आप टेस्ट लिखोगे, ठीक है। फिर 4 अक्टूबर को टेस्ट खत्म होने के बाद 5 अक्टूबर से फिर से फास्ट ट्रैक बैच, रिवीजन बैच स्टार्ट हो जाएगी। 5 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर हम नेक्स्ट 50% सिलेबस रिवाइज करेंगे एंड देन उसके ऊपर आप टेस्ट लिखोगे 1 नवंबर टू 7 नवंबर। एंड 8 नवंबर के बाद 2 फुल सिलेबस के टेस्ट रहेंगे आपके, ठीक है। अभी ये एग्जाम भी ऐसे ही रखा है जैसे आपका मेन एग्जाम का रहता है अल्टरनेट डे पैटर्न, वैसे ही पैटर्न रखा है। एंड टाइमिंग 1:45 टू 4:30 है फॉर अकाउंट्स एंड लॉ, क्योंकि मार्क्स है 80 मार्क्स। एंड टेस्ट 3 एंड 4 का टाइमिंग फुल 3 आवर्स रहेगा, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का 2 आवर्स रहेगा। 80 मार्क्स के लिए मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का टाइमिंग क्या रहेगा पता है आपको? 1.5 आवर रहेगा सिर्फ, ठीक है। 80 मार्क्स 1.5 आवर में कंप्लीट करना है आपको। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग नाउ। सबसे पहले तो आपको बुक्स डिसाइड करने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। किसी ने डिसाइड करके रखे है क्या कि कौन से बुक से पढ़ना है मुझे? करेक्ट, मॉड्यूल एंड नोट्स, वेरी गुड। सो मॉड्यूल से तो पहले आपको करना ही है, ओके। उसके बाद क्वेश्चंस में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, ये तो आपको पता है, करेक्ट। जिन्होंने क्लास किया है, क्लास में आपके पास ये क्वेश्चन बैंक दी रहेगी। लास्ट 2-3 बेंचेस जो दूसरे क्लास के स्टूडेंट है, आपके पास क्वेश्चन बैंक रहेगी ना? हाँ, यस। सो क्वेश्चन बैंक में ये कवरेज हुआ रहेगा पास्ट पेपर्स, आरटीपीज एंड एमटीपीज का, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, बिकॉज जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है वो पूरा कंटेंट आप नेक्स्ट रिवाइज करते वक्त ईच एंड एवरी वर्ड नहीं पढ़ सकते हो। सो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले आपने मॉड्यूल से पढ़ा है, ठीक है, बट रिवीजन करने के लिए आपको कुछ तो शॉर्ट नोट्स लगेंगे। सो वो शॉर्ट नोट्स आपके पास है क्या, चेक करो। अभी जो मैं बता रही हूँ ना, वो चेक करते जाओ कि आपके पास है क्या, एंड ये चीजें आपने की है क्या। अगर नहीं है तो आपको लेने हैं वो, एंड चीजें वो की नहीं है तो करने हैं अभी से, ओके। शॉर्ट नोट्स आपके पास चाहिए, मेन टेक्स्ट के बाद रिवीजन नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक चाहिए आपके पास। 3 चीजें हर एक सब्जेक्ट की चाहिए, मेन नोट्स, रिवीजन नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। जो क्लास के स्टूडेंट्स है, अकाउंट्स के रिवीजन नोट्स आपको रिवीजन बैच के टाइम में बताने वाली हूँ कैसे प्रिपेयर करने हैं। एंड क्वेश्चन बैंक आपके पास मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की भी चाहिए, हाँ, एमसीक्यूज के लिए। इकोनॉमिक्स का सिर्फ टेक्स्ट पढ़ गया हो गया, ऐसे करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि मैम इको बीसी के तो इजी है, वो सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लिए तो हो जाएगा, बट नहीं, उसकी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो बुक समझ में आ गए? यस। अभी डेली कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डू थ्योरी सब्जेक्ट्स दे डेली। कौन सा सब्जेक्ट? मतलब लॉ। लॉ डेली करना ही पड़ेगा आपको, कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, बट लॉ डेली करना ही पड़ेगा। एंड देन बाकी सब्जेक्ट्स आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ओके। मतलब कौन से 3 बाकी है अभी? अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर चारों पॉसिबल है सब्जेक्ट्स तो चारों करो, बट चारों पॉसिबल नहीं है तो चारों अगर सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है तो उसमें से जो डिफिकल्ट जा रहा है वो पहले लो। अगर मैथ्स डिफिकल्ट जा रहा है तो मैथ्स करना है, अकाउंट्स डिफिकल्ट जा रहा है तो वो पहले करना है आपको, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स तो डेली हो सकते हैं आराम से। यस, इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है तो इकोनॉमिक्स आपने बाद में रखा तो भी चलेगा, क्योंकि मैथ्स एंड अकाउंट्स में सॉल्विंग प्रैक्टिस है, ओके। सो 3 सब्जेक्ट्स पहले, एंड देन लॉ एंड इकोनॉमिक्स। लॉ तो रखना ही है, हर रोज लॉ साथ में रखना ही है, ठीक है। यस, एंड डेली 1 सब्जेक्ट इज नॉट रिकमेंडेड अगर कोई ऐसे कर रहा है तो, ओके। दिन भर लॉ ही किया, ओके। सो पहले 10-12 दिन लॉ, सिर्फ लॉ लॉ लॉ, फिर 12 दिन खत्म होने के बाद सिर्फ मैथ्स दिन भर, ऐसे कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन ही लेना पड़ेगा कंपलसरी, नहीं तो क्या हो जाता है, वो लॉ सब्जेक्ट हो गया, आप मैथ्स पे आ गए तो अभी लॉ भूलने जा रहे हो ऐसे लगता है,
फिर मैथ्स हो गया, अकाउंट्स में आ गए, फिर लॉ एंड मैथ्स भूल रहे हैं ऐसे लगता है। सो ऐसे नहीं करना है, कॉम्बिनेशन ही लेना है। यस, सो सब्जेक्ट हमने डिसाइड कर लिए, बुक्स डिसाइड किए, फिर डेली कितने सब्जेक्ट लेने हैं वो डिसाइड कर लिए। अभी हमें करना है डे वाइज सेल्फ स्टडी प्लान। ये सो फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से मैंने प्लान आपको करके दिया है यहाँ पर। अगर कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं लिख रहे हैं फर्स्ट, आपको तो ऑप्शन ही नहीं है, रेगुलर बैच वाले आपको लिखने ही है टेस्ट। जो नए स्टूडेंट्स है सेशन के लिए आए हैं, आपको जो भी टेस्ट लिखने लिख सकते हो। बट आपको 28 सितंबर तक 50% टारगेट इस हिसाब से ही आपको सेट करने हैं। यस, तो पहले तो फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज, आपके पास कितने दिन है। सो अराउंड 25 डेज रखे हैं मैंने। ओके, ज्यादा है बट फेस्टिवल्स भी है उसमें, इसलिए मैंने 25 डेज ही रखे हैं। ओके, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही लिए है मैंने। ओके, उसके बाद फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो किसी के पास सिलेबस है क्या, फर्स्ट टेस्ट में क्या टॉपिक्स है? यस, यस ठीक है, अगर नहीं है तो भी मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ सिलेबस। यस, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने शेयर किया है सिलेबस। फर्स्ट टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स है देखो, 6 टॉपिक्स ऑफ अकाउंट्स, लॉ में 2 एक्ट है आपके, एंड 6 टॉपिक्स ऑफ बीसीआर। सो टोटल 8 हो रहा है। ओके, अकाउंट्स के 6 टॉपिक्स याद रखो, लॉ के 8 हो रहे हैं, लॉ प्लस बीसीआर मिला के। देन मैथ्स के 4 + 2 + 3 9। ओके, लिख के रखो आप ये 9 टॉपिक्स। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बीसी के मिला के 6 टॉपिक्स। यस, लिख दिया टॉपिक्स। यस, यस, इसमें से मैंने आपको क्या बताया है कि लॉ आपको डेली करना ही है। लॉ के कितने आ रहे हैं, 8 टॉपिक्स ना। हाँ, सिर्फ लॉ के 2 ही है एक्चुअल, बट वही सबसे बड़े हैं ना। हाँ, सो वो 25 डेज आपको करना ही है। ठीक है, जो रिवीजन बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनको सेल्फ स्टडी प्लान लगाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपको रिवीजन में जो हुआ रहेगा वही करते जाना है ना, घर पे फिर से रिवाइज करना है। बट जो रिवीजन बैच नहीं लगा रहे हैं उनको खुद से डे वाइज प्लान लगाना पड़ेगा। तो उनको क्या करना है, 25 डेज में उसको स्प्रेड करना है। सो अभी फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉपिक, सेकेंड स्टेप हमने की, आपने सबने लिखे हैं टॉपिक्स के नंबर। अभी डेली टारगेट कैसे रखना है देखो। सो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ डेज 25 है तो हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट 18 डेज में हम मैथ्स एंड अकाउंट्स के लिए रख सकते हैं, एंड लास्ट 7 डेज फॉर इकोनॉमिक्स। एंड लॉ तो हमारा डेली चलने ही वाला है 25। सो 18 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टॉपिक्स करो। अकाउंट्स के कितने थे, 6 थे, 6 थे। सो 18/6, 3 डेज में आपका एक टॉपिक पॉसिबल है। करेक्ट, ज्यादा लोड नहीं है, मतलब दिन भर अकाउंट्स नहीं करना है।
ओके, लॉ, अकाउंट्स एंड मैथ्स, ऐसे फर्स्ट 18 डेज में करना है आपको. सो 6 to 8 आवर्स किनके लिए? जो रिवीजन बैच कर रहे हैं. जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 10 to 12 आवर्स का है हाँ टारगेट. सो 10-12 आवर्स में आप इजीली कर सकते हो ना 3 सब्जेक्ट्स. ओके, 4 आवर्स या 3 घंटे, 9 आवर्स तो एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए करो. सो टारगेट डे वाइज प्लान कैसे लगाना है समझ में आ गया आपको. 6 टॉपिक्स आ रहे हैं तो 3 दिन में आपको एक टॉपिक खत्म करना है. तो ये 18 डेज हुए. एंड मैथ्स के कितने टॉपिक्स है? 9. सो 18/9, 2 डेज में 1 टॉपिक. अभी फॉर एग्जाम्पल कौन सा टॉपिक इजी है कि जिसको 2 दिन नहीं लगने वाले, तो वो 1 दिन में खत्म करो. एंड जो 2 दिन में नहीं हो सकते उसके लिए 3 डेज ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल LR का इजी टॉपिक है जो 1 दिन में हो सकता है, तो उसका जो रिमेनिंग 1 डे है वो आप डिफिकल्ट टॉपिक के लिए यूज करो. तो वहां पे 2 टॉपिक की जगह 2 डेज की जगह 3 डेज ले सकते हो. बट ऐसे करके आप इनर प्लानिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो. बट टोटल 18 डेज में आपको खत्म करना ही है. ठीक है, इवन फॉर अकाउंट्स कौन से टॉपिक के लिए 3 डेज नहीं लग रहे तो आप क्या करोगे, 2 दिन में उसको खत्म करो. एंड जिसको 3 डेज भी कम है वहां पे 4 दिन दो. बट ऐसे करके 18 डेज में आपका खत्म होना ही चाहिए. अकाउंट्स, मैथ्स एंड लॉ का बताती हूँ कैसे करना है. एंड देन नेक्स्ट 7 डेज हमारे इकोनॉमिक्स के लिए है. सो उसमें आप क्या करो, फिर लॉ तो चलता ही रहेगा, BCR ले लो एंड इकोनॉमिक्स लो. ओके, BCR का कितना था? 6 टॉपिक्स था ना. सो 1 डे में 1 हो सकता है क्या? वो कुछ तो राइटिंग स्किल्स वाले हैं ना उसमें, 1 दिन में 1 वो खत्म करते जाओ. एंड इकोनॉमिक्स के कितने आ रहे हैं? 6. तो वो 1 डे में 1 टॉपिक हो जाएगा. हो जाएगा ना. ओके, तो 6 टॉपिक्स एंड 7 डेज है हमारे पास. ठीक है, 28 सितंबर तक मैंने लिया है. 25 डेज ही लिए हैं. एक्चुअल ज्यादा दिन है क्योंकि आप 28 को अकाउंट्स का पेपर है, तो आई थिंक 26 से ही अकाउंट स्टार्ट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स. 26-27 आप फुल डे अकाउंट्स ही करोगे ना, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली जितने डेज है उतने ही लिए हैं. आई एम एज्यूमिंग दैट फ्रॉम 26 सितंबर यू आर स्टार्टिंग विद अकाउंट्स प्रिपरेशन और 26 आफ्टर लंच मतलब आफ्टरनून से स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, अभी ये हो गया हमारा लॉ छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स का हो गया. ठीक है, अभी लॉ का कैसे करना है. सो लॉ मतलब लॉ ही लिया है, उसमें BCR भी नहीं लिया है मैंने. ओके, लॉ सिर्फ लिया है. तो लॉ के लिए आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे नोट से. ओके, एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है कि मैम कंसेप्ट समझे हैं हमें बट आंसर्स कैसे लिखने हैं. ओके, तो वो प्रैक्टिस से ही आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्रिकेट के कंसेप्ट समझने के लिए मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे. करेक्ट, क्रिकेट के कंसेप्ट समझे मतलब खेलने को आएगा क्या? नो, उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ना. सबको कंसेप्ट समझ में आ गए बट सब नहीं खेल सकते ना. जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको ही आ जाएगा, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है सिर्फ वो देख सकते हैं क्रिकेट, कंसेप्चुअली सिर्फ समझा है. तो मुझे बताओ, क्रिकेट हमने देखा रोज डेली यहाँ पे आके क्रिकेट देखा हमने, तो आ जाएगा क्या हमें? 100 बार देखते हैं, फिर 100 बार बुक पढ़ते हैं, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये बुक पढ़ते हैं, तो फिर आ जाए ना. 100 बार पढ़ने के बाद तो आना ही चाहिए ना. क्यों नहीं आएगा? प्रैक्टिस ही लगेगी, बुक पढ़ के नहीं आएगा, वीडियोस देख के कोहली के नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. विराट ने कहाँ पे करेक्ट स्ट्रेटेजी की, कहाँ पे रॉन्ग स्ट्रेटेजी की, वो समझ में आ जाएगा. अगेन कंसेप्चुअली ही आएगा आपको, बट खेलने को नहीं आएगा. सो उसके लिए खुद से सॉल्व करना, खुद से खेलना पड़ेगा. तो वैसे ही लॉ आपने 100 बार भी नोट्स पढ़े ना वो, तो भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. बट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने के बाद नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने खेल के ही नहीं देखा. कंसेप्ट क्लियर हुए हैं बट एग्जैक्टली आंसर क्या लिखना है. अभी इसको 4 बोलते, इसको 6 बोलते, बट 4 मानने को नहीं आएगा,
6 मारने को आएगा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है तो। करेक्ट, पता है इसको 4 एंड 6 बोलते हैं। तो वैसे ही ये कंसेप्ट पता है मुझे, बट आंसर लिखने को नहीं आएगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो सबके पास क्वेश्चन बैंक है क्या लॉ की? यस, जिनके पास नहीं है सर ने एक अलग से क्वेश्चन बैंक का बुकलेट किया है। ओके, सो क्वेश्चन बैंक आपको बार बार सॉल्व करनी है, तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ के खुद से आंसर पहले लिखो एंड देन वो आंसर आपको कंपेयर करना है विद देयर आंसर। और उसके लिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसे डाउट आ रहा है कि मैम कीवर्ड्स कौन से है इसमें, तो आपको बार बार पढ़ के खुद से ही कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। हाँ, इतना स्पून फीडिंग नहीं हो सकता है कि कीवर्ड्स भी हम इम्पोर्टेंट मार्क करके देंगे। फिर भी सर ने वो भी किया है, ओके, रेड से मार्किंग करके दिए। इतना हमारे टाइम तो कुछ भी नहीं होता था। ओके, तो एटलीस्ट की पॉइंट्स को आप रिकॉल करो। ठीक है, आपको क्या चेक करना है लॉ में मैं बताती हूँ। लॉ में आपने जो भी आंसर लिखा है एग्जाम में उसको अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ते वक्त भी की पॉइंट्स ही पढ़ते हो नेक्स्ट रिविजन्स में। सो चेकर भी क्या करने वाला है, की पॉइंट्स ही पढ़ने वाला है। एक्चुअली चेकर के पास भी टाइम नहीं है पूरा आंसर ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ने के लिए। एक काम करते हैं, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि आप चेकर हो सीए एग्जाम्स के। ठीक है, सो अराउंड 400 to 500 आपको पेपर्स मिले हैं फॉर चेकिंग, उतने ही मिलते हैं एक चेकर को। एंड चेकर कौन होता है पता है किसी को? सीए के एग्जाम के पेपर्स कौन चेक करता है? सीए ही चेक करता है, करेक्ट, बट कौन एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी मैं कर सकती हूँ क्या चेक पेपर्स? मैं क्यों नहीं चेक करती, मैं हूँ सीए। क्या करंट पास आउट होके? लॉजिकली वरद वो होने चाहिए बट वो नहीं होते हैं। हाँ करेक्ट। एंड नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मेंबर मतलब ही सीए, मेंबर ऑफ सीए इंस्टीट्यूट मतलब ही सीए। आप सीए हो तो ही मेंबर हो सकते हो, प्रैक्टिसिंग वाले। यस, सो आपका थोड़ा थोड़ा आंसर करेक्ट है। प्रैक्टिसिंग सीए या जो भी जॉब में है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेपर चेक करते हैं, बट मिनिमम एक्सपीरियंस 4 इयर्स का चाहिए। मतलब सीए बन के आपको 4 इयर्स होने चाहिए। ठीक है, एंड जिनके प्राइवेट क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस, दे आर नॉट एलिजिबल टू चेक द पेपर्स। सो इसलिए मैं पेपर नहीं चेक कर सकती। ओके, सो अभी 4 इयर्स का एक्सपीरियंस। सो मुझे बताओ, आप सब सीए हो गए हो, ओके, तो एमएनसी में, ईवाई, बिग 4 में आप ज्वाइन हो गए, या खुद की प्रैक्टिस आपने स्टार्ट की, ओके, या आपका बिजनेस स्टार्ट किया। 4 साल हो गए सीए होने के बाद। आपको ये सिलेबस याद है क्या? ओके मैम, अभी भी याद नहीं रहता तो 4 साल के बाद ये वेबसाइट भी कभी ओपन नहीं करेंगे। एक बार सीए होने के बाद कौन जाएगा उस बीओएस नॉलेज पोर्टल पे? जाओगे क्या आप? फिर से क्यों जाओगे? तो इसका मतलब 4 साल के बाद क्या हुआ रहेगा? सिलेबस के साथ टच नहीं है, करेक्ट। तो आप पेपर चेक करते वक्त कैसे चेक करोगे? फिर मॉडल आंसर के साथ कंपेयर कर रहे हो, करेक्ट। सो मैं आपको चेकर किस एंगल से चेक करता है वो बता रही हूँ, तो आपको समझेगा पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वो टच में नहीं है सिलेबस के। ठीक है, एंड 4 इयर्स के बाद वो बेरोजगार है, उसके पास कुछ काम नहीं है, इसलिए वो ये काम लिया है उसने। क्या लगता है आपको? सीए तो कभी भी बेरोजगार नहीं होता है। हाँ, लॉकडाउन में भी कोई भी सीए बेरोजगार नहीं था। जब तक टैक्स है गवर्नमेंट का तब तक कोई भी सीए बेरोजगार नहीं हो सकता है। ओके, तो मतलब वो 10 to 12 आवर्स काम कर रहा है उसके ऑफिस में या कंपनी में, और उसके बाद वो पेपर चेकिंग कर रहा है, मतलब बहुत लोड है। एंड 1-1.5 महीने में उसको 500 पेपर्स चेक करने हैं 1.5 मंथ में, क्योंकि आपका रिजल्ट 2 मंथ्स में लगता है। सो 1.5 मंथ, सो अराउंड कितने डेज हो गए? काउंट करो, 45 डेज। 500 पेपर्स अपॉन 45, चलो इजी कैलकुलेशन के लिए 50 लेते हैं डेज। सो 10 पेपर्स डेली चेक करने हैं उसको, करेक्ट। 12 आवर्स काम करने के बाद कितना घंटा निकाल सकता है वो पेपर चेकिंग के लिए?
2 आवर्स, करेक्ट? यस, 2 आवर्स मतलब कितने मिनट्स हुए? 160 मिनट्स, सॉरी 120 मिनट्स। 120 मिनट्स अपॉन 10 पेपर्स, 12 मिनट्स में आपका पेपर चेक हो रहा है। 10 मिनट में मैक्सिमम, 10 to 12 मिनट्स में। आपने 3 घंटा लिखा पेपर, वो 10 मिनट में चेक कर रहा है, रिजल्ट 1 सेकंड में आ रहा है। ओके, उसके पहले आप 6 महीने पढ़ाई कर रहे हो, फिर 3 घंटे पेपर लिख रहे हो, फिर 10 मिनट में वो चेक होगा एंड 1 सेकंड में रिजल्ट लगेगा। ऐसा जर्नी है आपका। सो 10 मिनट में आप पढ़ सकते हो पेपर, ईच एंड एवरी वर्ड, देन सजेस्टेड के साथ कंपेयर करोगे, फिर मार्क्स दोगे। नहीं पॉसिबल है। मतलब वो रीड करके चेकिंग नहीं कर रहा है, वो ओवरव्यू करके चेकिंग कर रहा है। पेपर ओवरव्यू करके चेक करना एंड रीड करके चेक करना, इसमें क्या फर्क है बताओ? जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उतना ऊपर ऊपर से पढ़ो एंड मार्क्स दो। ओके, सो इस टाइप से अगर वो चेकर पढ़ रहा है तो हमें कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए आंसर में? की पॉइंट्स। इसलिए तो वो मार्क करके आपको आंसर में दिए हैं। सो जब आप रिकॉलिंग प्रैक्टिस करोगे तब आपको की पॉइंट्स की ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, समझ में आ गया? एंड और एक चीज याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाता है 1 वीक पहले ही, हाँ, कि 1 सितंबर को कंसाइनमेंट की टेस्ट है, हाँ, तभी भी हम पढ़ाई 1 वीक पहले स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं, 2 दिन पहले ही स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। ओके, आपका नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ इंटर एंड फाइनल का। सारे स्टूडेंट्स कब फॉर्म फिलअप करेंगे? एंड में। ओके, टैक्स की ड्यू डेट 31 दिसंबर हो गई तो भी लोग कब पे करते हैं? एंड में ही। ओके, तो वैसे ही चेकर को एक ड्यू डेट दी है। ओके, तो वो पहले स्टार्टिंग में पेपर चेक करेगा क्या? 10 हमने लिए थे पर डे, बट ऐसे नहीं होता है, हाँ, कि आज बहुत ही काम था ऑफिस में तो कल 20 करते हैं। वो भी आदमी है, वो भी इंसान ही है, करेक्ट? तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा। मतलब 2 आवर्स में अभी 20 पेपर्स आ गए, हाँ। सो ऐसे करते करते जब ड्यू डेट नजदीक आ जाएगी चेक पेपर्स देने की, तो एक दिन में ज्यादा पेपर्स चेक कर रहा है वो, तो वो फटाफट ही, मतलब समझ में आ गया? अभी और एक चीज बताती हूँ, चेकर के साथ क्या क्या हो रहा है देखो। आपने पहला पेपर चेक किया तो आप कैसे चेक करोगे? पहले क्वेश्चन रीड करोगे, फिर सजेस्टेड आंसर में की पॉइंट्स क्या क्या है देखोगे, एंड देन स्टूडेंट के आंसर में देखोगे ये की पॉइंट्स आए हैं क्या। ये पहला पेपर हुआ, फिर 10 पेपर, 20, 50, 100 पेपर्स हो गए। मतलब उस चेकर की 500 टाइम्स रिविजन हो रही है, करेक्ट? 500 पेपर चेक करने, वही वही क्वेश्चन। तो हर एक पेपर के लिए वो सजेस्टेड रेफर करेगा क्या? नहीं। फिर वो कैसे चेक कर रहा है? जो की पॉइंट्स उसके दिमाग में है, अगर वो स्टूडेंट के आंसर में उसको दिखे तो मार्क्स मिल गए, नहीं दिखे तो नहीं मिले। ओके, सो आंसर के लेंथ पे है क्या? नहीं। किस पे है फिर? वो कि उस की पॉइंट्स उसके दिमाग में जो है वो आपके आंसर में आए हैं क्या? तो फॉर एग्जाम्पल 20 लाइन्स का सपोज आंसर है, उसमें से 10 लाइन आपने हाईलाइट किए हैं की पॉइंट्स, एंड मेन एग्जाम में आपको उसमें से 7 लाइन्स ही याद आ गए। ओके, तो वो कितने मार्क्स देगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। थ्री 4 मार्क्स तो आराम से मिलेंगे आपको, 7 लाइन 4 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल आंसर है 20 लाइन्स का, आपने 7 लाइन्स ही लिखे हैं, फिर भी आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 5। कैसे? क्योंकि उस चेकर को भी वो बाकी 10 लाइन्स पता ही नहीं है ना, उसके दिमाग में वो 10 ही लाइन्स है, उसमें से 7 लाइन्स लिखे हैं स्टूडेंट ने, करेक्ट? की पॉइंट्स में से आ गए ना 70% आंसर, तो 70% मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको आराम से। इसलिए की पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, एंड की पॉइंट्स रिकॉल करने के लिए, क्योंकि वो लॉ है, टेक्निकल है,
इसलिए हम उसको डेली टाइम रख रहे हैं कि वो बार बार की पॉइंट्स हम रिकॉल करेंगे। ओके, तो आपके आंसर में वो की पॉइंट्स आ जाएंगे। अभी उस रैंकर को 87 मार्क्स थे, मतलब उसने ऑलमोस्ट की पॉइंट्स लिखे हैं सारे आंसर के। सो उसने बार बार रिकॉलिंग प्रैक्टिस की है। ओके, तो ये रिकॉलिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताती हूँ अभी। सो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही दिन बैठ के एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं एंड उसको 7-8 बार कर रहे हैं कि जब तक ये रिकॉल नहीं होता आगे के क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, ऐसे नहीं करना है आपको। एक दिन में अगर आज फर्स्ट डे है उस क्वेश्चन का, तो पहले उसको समझो कंसेप्चुअली, सेकेंड बार थर्ड बार रीड करो, तो उसमें से 10 to 20% तो रिकॉल होगा, आज डे 1 है तो। ओके, फिर सेकेंड डे को फिर से वो क्वेश्चन रिकॉल करो, तो 30-40% रिकॉल हो जाएगा। फिर थर्ड डे फिर से रिकॉल करो, तो 50-60-70% तक आ जाओगे। 4 दिन हर रोज पढ़ा, तो एक ही दिन बैठ के आपने किया तो रिकॉल हो जाएगा 7-8 बार पढ़ के। बट नेक्स्ट डे याद आ रहा है क्या? नहीं आता है, इसलिए कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। सो स्ट्रेटेजी क्या चेंज करनी है, समझ में आ गया? फिर आप बोलोगे मैम ऐसे कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को जाएंगे ही नहीं, यही रिवाइज करते रहेंगे तो पीछे का। तो जब तक आपको उस कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना उस क्वेश्चन के ऊपर, एक 3-4 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दो एंड आगे के क्वेश्चन लो फॉर रिविजन। सो क्यूमुलेटिव रिविजन कैसे करनी है बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डे 1 है आज, तो आज का जो पढ़ा हुआ है डे 2 को आपको फिर से रिकॉल करोगे, ये लॉ के लिए ही करना पड़ता है। ओके, अकाउंट्स में ऐसा होता नहीं है कि कैश सेल्स की एंट्री आज आ रही थी कल नहीं, रिकॉल ही नहीं हो रही है, कल आ रहा था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आज आ ही नहीं रहा है। ओके, ऐसे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में इतना नहीं होता है, ऐसे लॉ में ही होता है सिर्फ, करेक्ट? इसलिए लॉ बार बार रिवाइज करना है। आज जो पढ़ा वो कल रिकॉल करोगे डे 2 को, डे 3 को क्या करना पड़ेगा, डे 1 एंड 2 का दोनों रिकॉल करना पड़ेगा एंड डे 3 स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर डे 4 को आपको डे 1 का थोड़ा थोड़ा इजी लगने लगेगा तो वो छोड़ दो डे 1, डे 4 को आपको डे 2 एंड 3 का रिवाइज करके डे 4 का करना है, ठीक है? एंड उसके बाद मतलब 2-2 दिन के बाद आप प्रीवियस वाला डे छोड़ सकते हो। ओके, एंड वीकली रिवीजन करनी है। सो संडे को आप क्या करोगे, पूरा फिर से रिवाइज करोगे, फिर आप रिविजन्स के गैप बढ़ा सकते हो। फिर वीकली रिवीजन किया, फिर 15 डेज के बाद फिर से चेक करो कि मेमोरी में है क्या, फिर 1 मंथ के बाद रिवाइज करो इसको। सो ये मंथली आपको चेकिंग करते रहना पड़ेगा लॉ के लिए, तो ही स्कोर होगा। अभी मैं लॉ के लिए इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स के स्कोर सुने हमने उस दिन, आई थिंक नीरज एंड कौन कौन था, नीरज अथर्वा है, श्रीवल्लभ था आई थिंक ना, ऐसे स्कोर है अबाउ 300 है उस स्टूडेंट को, फिर भी आज वो फेल है। 91 मार्क्स इन अकाउंट्स, 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड लॉ में 36, 300 अबाउ स्कोर होने के बाद भी। इसलिए लॉ के लिए मैं इतना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि आप मैक्सिमम अकाउंट्स कितना भी डिफिकल्ट गया ना आपको अकाउंट्स, तो भी 40 तक आ सकते हो। बहुत हमने ये सब प्रैक्टिस की, तो 3-4 बार सॉल्व करना, इतने टेस्ट लिखना, इतना नहीं हो सकता है कि 20 के रेंज में अकाउंट्स में आ गए मार्क्स या इकोनॉमिक्स में। मेन दिक्कत कहाँ पे जाएगी, लॉ। इसलिए लॉ के लिए बहुत तैयारी करो, बहुत तैयारी करोगे तो अबाउ 40 जाओगे, लॉ एंड मैथ स्पेशली। अभी भी जितने स्टूडेंट्स है वो लॉ एंड मैथ में ही मतलब डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए लॉ डेली करना है। एंड ये हमने जो डे वाइज प्लान लगाया है, तो उसके लिए मैं आपको एक सेल्फ स्टडी प्लानर देने वाली हूँ, ये कैलेंडर। ओके, सो ये 3 मंथ्स का कैलेंडर रहेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड इस डेट के सामने आपको लिख के रखना है पहले ही। सो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, 28 सितंबर तक का प्लान बनाया है, 18 डेज का एंड देन 7 डेज का। सो वो पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन नेक्स्ट प्लान लगाएंगे फॉर टेस्ट 2, एंड वो होने के बाद हम नवंबर का प्लान लगाएंगे। सो पहले मास्टर प्लान लगाना है कि जैसे कि 28 सितंबर तक 50% कंप्लीट करना है,
फिर उसको डे वाइज में कन्वर्ट करना है। वैसे ही टेस्ट 2 नेक्स्ट 50% हमें कब खत्म करना है, 31 अक्टूबर तक, एंड उसको हम फिर अक्टूबर में डे वाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लान लिख के रखोगे तो कल उठ के आपके पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि आज 1 सितंबर है तो आज क्या पढ़ना है। इधर जो कुछ लिखा है उतना कंप्लीट करना ही है पूरे डे में, तो आप वो कैसे भी करो कंप्लीट। वो कंप्लीट करने के बाद आपको टाइम पास करना है, घूमने जाना है तो जा सकते हो, बट ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एंड घूम के पहले आए हो तो ये कंप्लीट करके सोना है फिर। ओके, बट टारगेट कंप्लीट होने ही चाहिए कंपल्सरी। यस, एंड इतने बड़े बड़े टारगेट्स भी नहीं रखे हैं, जितना प्रैक्टिकल है उतना ही लिखा है कि 3 दिन में एक टॉपिक नहीं हो रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर। यस, नाउ सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कैसे पढ़ना है। अकाउंट्स, सो फर्स्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, उसके लिए आपके पास समरी ऑफ द टॉपिक होनी चाहिए। जो रिवीजन के बैच में हम समरी बनाने वाले हैं हर एक टॉपिक की। उसका रीजन मैंने बताया आपको कि हमें नेक्स्ट रिवीजन करते वक्त पूरा टेक्स्ट हम मॉड्यूल से नहीं पढ़ सकते। देन सेकेंड, सॉल्विंग प्रैक्टिस विद टाइम मैनेजमेंट। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस तो पूरी इंडिया कर रही है, बट क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्विंग कम पढ़ रहा है, 2 बार ही सॉल्व कर रहे हैं, या सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल ही किया है, पास्ट आरटीपी एमटीपी किया ही नहीं है, ऐसे हो रहा है। या सॉल्विंग प्रैक्टिस कर रहे हैं बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब टाइमर लगा के सॉल्विंग नहीं कर रहे, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर हमेशा लेंथी आता है। जिन्होंने एग्जाम दी है उनको पता होगा कि अकाउंट्स का पेपर खत्म ही नहीं होता है 3 आवर्स में। सो हमने टाइमर लगा के घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो टाइमर का मैंने ऑलरेडी बताया है, नए स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि 3 आवर्स है मतलब 180 मिनट्स, बट उसमें से 10 मिनट्स निकाल दो, क्योंकि आपका बारकोड स्टिकर लगाने में, अटेंडेंस देने में टाइम जाता है। सो आपको इफेक्टिवली 170 मिनट्स ही मिलने वाले हैं फॉर राइटिंग, डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स। सो 1.7 मिनट्स है पर मार्क आपके पास। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन 17 मिनट्स में होना चाहिए, करेक्ट। 20 मार्क्स का है तो 34 मिनट्स में होना चाहिए। तो आप घर पे सॉल्व करते वक्त भी एक एस्टिमेट कर सकते हो। आपको पता है अभी बीआरएस कितने का होता है, 10 मार्क्स, कंसाइनमेंट 10 मार्क्स, पार्टनरशिप का अराउंड 15 मार्क्स, 10, 20 मार्क्स। तो वो क्वेश्चन देख के आपको एस्टिमेट आ जाएगा, वो एस्टिमेट करो इंटू 1.7 कर दो। ठीक है, उतना टाइमर लगा के सॉल्व करना है। सो टाइमर की हर रोज अगर प्रैक्टिस रहेगी तो टेंशन आएगा क्या, नहीं। फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते वक्त टेंशन आया, हर रोज चलाने के बाद नहीं आ रहा है अभी, करेक्ट। वैसे ही फर्स्ट टाइम अगर टाइमर लगा के डायरेक्टली मेन एग्जाम में हुआ, टाइमिंग का प्रेशर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो तो एग्जाम में टेंशन आने वाला है। बट डेली ये टाइमर की प्रैक्टिस है तो टेंशन कम होगा क्या, यस। ओके, इसलिए टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस। ठीक है, थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट नोटबुक। तो इसमें क्या करना है, ये हम रिवीजन बैच में करने वाले हैं। एक अलग से नोटबुक हम प्रिपेयर करेंगे, उसमें 4 कॉलम्स करने हैं आपको। फर्स्ट कॉलम में लिखना है क्वेश्चन नंबर एंड उसका पेज नंबर का रेफरेंस सेकेंड कॉलम में आएगा। ओके, वो पेज नंबर क्वेश्चन बुक में कहाँ पे है एंड आपका नोटबुक का पेज नंबर। थर्ड कॉलम में आएगी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है उस क्वेश्चन में, एंड फोर्थ कॉलम में आएगा उस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या देनी है। ओके, तो ये नोटबुक हमारे पास है तो पूरा अकाउंट्स हमारा 2 to 3 आवर्स में रिवाइज हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बीआरएस कर रहे हैं क्लास में, तो अभी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, तो ये वाले एडजस्टमेंट्स आपको आएंगे कभी भी पूछा तो भी। फिर जो डिफिकल्ट वाले हैं उसकी लिस्ट आपके पास है एंड वही आपने बार बार रिवाइज की, तो उतना ही रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि अभी कम टाइम होने वाला है, हम सारा सिलेबस बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये एडजस्टमेंट नोटबुक करनी है, ये स्पेशली अकाउंट्स के लिए ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया टेक्निक्स क्या यूज करने हैं। देन क्लासिफिकेशन इन एबीसी, आपके क्वेश्चंस आइदर ए मार्क किए हुए चाहिए या बी या सी। तो कुछ कुछ क्लास में हमने किए हैं, बाकी रिवीजन बैच में हम करेंगे। ए मतलब क्या होगा आपको समझा होगा, ये क्या करना है मतलब, वेरी इंपॉर्टेंट करे। बी मतलब मीडियम लेवल के,
कि जो आप नेक्स्ट रिविजन्स में करोगे, बट लास्ट डे रिविजन करते वक्त जो 2 दिन में करना है, जैसे कि आपकी पेपर कब है 28 सितंबर, तो 26 एंड 27 को पहले आप सारे ए वाले करोगे एंड टाइम मिला तो बी वाले, एंड सी वाले मतलब रात को भी उठा के पूछा तो भी सॉल्व करने को आ सकता है, इतने वाले इजी। जैसे अभी कैश सेल का मैंने एग्जांपल दिया कि कैश सेल की एंट्री कभी भी कहां पर भी किसी ने भी पूछी तो भी आपको एंट्री आ सकती है, मतलब इतने वाले इजी, तो वो हम सी मार्क कर देंगे, मतलब वो देखना ही नहीं है क्वेश्चन, वो एग्जाम में आ गया तो भी आपको सॉल्व करने को आ सकता है। सो ये एबीसी डिवीजन आपके पास होनी चाहिए। फिर कितनी टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है वो तो मैं हमेशा बताती हूँ, 4-5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, या जब तक वो क्वेश्चन नहीं आता है आपको तब तक वो सॉल्व करते रहना। ठीक है, उसके बाद 5 स्पीड्स के बारे में मुझे बताना है आपको, ये मैं टेस्ट सीरीज के टाइम एक्चुअली बताती हूँ बट आपको अभी बता रही हूँ, तो आप सेल्फ स्टडी के टाइम भी इसका एनालिसिस कर सकते हो। जो पेपर कंप्लीट नहीं होता है सो उसका मेन रीजन स्टूडेंट को लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग स्पीड स्लो है इसके लिए पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये वन ऑफ द स्पीड हुआ राइटिंग स्पीड। टोटल आपके 5 स्पीड फास्ट होने चाहिए। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए मिलता है, सो आपका रीडिंग स्पीड फर्स्ट स्पीड कितना फास्ट है। सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन स्पीड, सो ये स्पीड आप लिख के रखो क्योंकि ये आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा, ये चेकर भी नहीं बता सकता है। चेकर आपको सिर्फ ये कमेंट लिखेगा कि ट्राई टू सॉल्व एंटायर पेपर, ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड, ये आपको खुद को ही एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्पीड स्लो जा रहा है। सो फर्स्ट रीडिंग स्पीड बताया मैंने, सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन स्पीड, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को एक बार पढ़ के ही समझता है क्या क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, लॉ में तो मिनिमम 2 बार पढ़ना ही पड़ता है मिनिमम। ओके, सो ये इंटरप्रिटेशन का स्पीड हर एक का अलग अलग होता है, करेक्ट। उसके बाद है फॉर्मेट थिंकिंग स्पीड, ये लॉ में आएगा प्रॉब्लम कि कहां से आंसर स्टार्ट करना है। ओके, सो फॉर्मेट थिंकिंग में आपका टाइम जा रहा है। देन फोर्थ इज कैलकुलेटर स्पीड, जिसके पास कैलकुलेटर के टेक्निक्स है वो फास्ट कर सकता है, जिसके पास टेक्निक्स नहीं है उसको टेक्निक्स कहाँ से तो ढूंढने पड़ेंगे। ओके, एंड कैसे होता है, कुछ स्टूडेंट सिंपल कैलकुलेशंस भी 10,000 प्लस 10,000, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि वो भी कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, एंड जब कैलकुलेटर 20,000 बताएगा तब कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, ये तो ऐसे होता है कभी कभी कि टेंशन में हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस भी कैलकुलेटर पे करते हैं, तो वहां पे भी टाइम जाता है। या क्या होता है, कुछ कैलकुलेशंस बहुत सारी टोटल करनी है बैलेंस शीट की, तो 2-2 बार चेक करते हैं कैलकुलेशंस, सो वहां पर भी टाइम जा रहा है, करेक्ट। सो ये कैलकुलेटर का स्पीड। एंड फिफ्थ जो आप सबको पता है दैट इज राइटिंग स्पीड। तो ये अभी चेकर कैसे बता पाएगा कि आपका टाइम कहाँ पे गया, राइटिंग में गया था या फॉर्मेट थिंक करने में गया था या कैलकुलेटर के स्पीड कम था इसलिए गया था। तो इसलिए आप टेस्ट लिखते वक्त ये खुद एनालाइज करो कि एक कौन सा स्पीड स्लो है या 5 स्पीड स्लो है, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 5 स्पीड समझ में आ गए सबको, इसकी वजह से पेपर कंप्लीट नहीं होता। एंड जिन स्टूडेंट ने मुझे बताओ लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की है क्वेश्चन आंसर्स की, एंड जो डायरेक्टली मेन एग्जाम में ट्राई कर रहा है, उसका क्या स्पीड रहेगा, स्लो। डे 1 को जब आपने गाड़ी चलाई थी किस स्पीड से चलाई थी, साइकिल भी आगे गई होगी। करेक्ट, मतलब स्पीड स्लो ही रहेगा ना फर्स्ट टाइम करते वक्त, डायरेक्टली फास्ट कैसे करेंगे। सो डे 1 अगर है मतलब वो डायरेक्टली एग्जाम में लिख रहा है तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये सबकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई ना उसकी, कि क्वेश्चन को रीड करके इंटरप्रेट करो, फॉर्मेट थिंक करो, कीवर्ड्स को रिकॉल करो, इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। इसलिए सिर्फ लॉ के नोट्स नहीं पढ़ने, क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ही आपका स्पीड फास्ट रहेगा। एंड और एक चीज, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड ट्रू और फॉल्स, सो जिनका एम अबाउ 90 का वगैरह है
ओके तो उनके लिए ये लास्ट पॉइंट है, नहीं तो थ्योरी तो ऑप्शन कोई होती है। कितने स्टूडेंट्स की थ्योरी ऑप्शन में थी जिन्होंने एग्जाम दिया था अकाउंट्स की थ्योरी? हाँ अरे ऊपर हाथ, पता है मुझे, हाँ क्योंकि वो 4 मार्क के लिए आता है ना। हाँ यस, सो थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो उसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड ट्रू और फॉल्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ ओरली की तो भी चलेगा बट स्टूडेंट्स नहीं करते। ट्रू और फॉल्स कंपलसरी में आते हैं क्या? yes. कितने स्टूडेंट्स ने की थी ट्रू और फॉल्स की प्रैक्टिस? ओके ग्रेट। आपने नहीं की थी ट्रू और फॉल्स की प्रैक्टिस डायरेक्टली? वो तो मेन कंपलसरी क्वेश्चन में आता है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है यस। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। तो फटाफट देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए हैं। रीड ऑल प्रोविजंस एंड मेक समरी, सो ये आप फर्स्ट टाइम करोगे। देन स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर्स, हाईलाइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपके आंसर में हाईलाइटेड नहीं है तो वो करके रखो अभी ही। एबीसी एनालिसिस यहाँ पर भी करना पड़ेगा, सो वो लिख के रखो अगर किया नहीं है तो। एबीसी एनालिसिस नहीं दिया है ना क्वेश्चन बैंक में, तो वो करना पड़ेगा आपको। हाँ वेटेज दिले बट क्वेश्चन वाइज ऐसे ये ए है ये बी है। ओके तो ये आपको करना है। हाँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, किसी को ये क्वेश्चन ए लग रहा है, किसी को वो बी लग रहा है। ठीक है हर एक क्वेश्चन को क्लासिफाई करो। राइटिंग प्रैक्टिस, रिकॉलिंग कीवर्ड्स। सो राइटिंग प्रैक्टिस 20 to 30 क्वेश्चंस अगर एक टॉपिक के या एक यूनिट के हैं तो सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखना टाइम नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस डेली लिखो एंड बाकी के क्वेश्चन के की पॉइंट्स रिकॉल करो सिर्फ। बट क्वेश्चन आंसर सारे ही करने हैं। ठीक है सिर्फ क्वेश्चन रीड करके आंसर रीड करना उससे काम होगा क्या? नहीं, उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। मतलब आप क्रिकेट देख रहे हो एंड देन खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके क्रिकेट देख रहे हो एंड खेलने की कोशिश कर रहे हो बोलना था मुझे। ओके तो वैसे हो जाएगा। आपने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, आंसर खुद से नहीं निकाला, आंसर पढ़ा इमीडिएटली, तो आपकी उसमें कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होती है, ना इंटरप्रिटेशन की ना रिकॉल की। मेन इंटरप्रिटेशन है, रिकॉलिंग ही है लॉ में। एंड स्टडी लॉ डेली, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। बीसीआर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर ही करते हैं। ओके सो डोंट इग्नोर बीसीआर, ये पहला पॉइंट है। देन ग्रामर एंड फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है एंड डेली एक एक वो जो राइटिंग स्किल्स के है, डेली एक एक फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन होता है, एक सब क्वेश्चन हमेशा होता है हर क्वेश्चन में। ओके सो फॉर एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होता है बीसीआर, कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन 7, हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 7 to 10 ना। सो 7, 8, 9, 10, 1 to 6 लॉ रहेगा एंड 7 to 10 बीसीआर रहेगा। तो हमेशा आई थिंक 7A, 8A, 9A, 10A सब क्वेश्चन। हाँ ये कम्युनिकेशन के ऊपर ही होता है, तो कम्युनिकेशन ऑप्शन में रख ही नहीं सकते। एंड वही क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बता पाएंगे जिन्होंने लिखा है। ओके राइट द बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस, देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट वही क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में है ना क्वेश्चन, एंड पास्ट आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चन है वही आने वाले हैं। अराउंड कितने कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे? नहीं 15 to 20, मतलब अगर हमने क्वेश्चन बैंक बनाई तो 15 to 20 रहेंगे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन। सो उसमें से ही 4 आने वाले हैं कंफर्म, तो उतने 15 to 20 क्वेश्चंस करो। ओके वो स्कोरिंग है एक्चुअली, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के ही है तो ये तो स्कोरिंग होना चाहिए। बट क्या हुआ है, स्कूल के बाद प्रैक्टिस नहीं की है। क्या होता है, जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं मैम हम मराठी मीडियम से है इसलिए नहीं आता है बीसीआर।
एंड जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो बोलते हैं मैम स्कूल के बाद हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, हमें लगा आ जाएगा ऐसे ही, तो हमें भी नहीं आया। मतलब मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी नहीं आ रहा है एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं की थी तो उनको भी नहीं आ रहा है, फिर किसको आ रहा है? इसलिए बीसीआर में सबको ही मार्क्स कम आ रहे हैं। ओके आपने किया था बट वो कब किया था? स्कूल में किया था, इसलिए थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथ। मैथ्स के लिए पहले तो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर भी सॉल्विंग प्रैक्टिस टाइमर लगा के करनी है, बट एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइमर है? 30 सेकेंड्स ही, करेक्ट। एक्चुअली 1 मिनट है बट हम ट्राई करेंगे 30 सेकेंड्स में। सो टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 10 मिनट्स में ट्राई करो, 10 मिनट्स का टाइमर लगा के, तो ही होने वाला है। कैलकुलेटर के टेक्निक्स है क्या सबके पास? yes. हाँ, एबीसी एनालिसिस यहाँ पर भी करना पड़ेगा। किया है किसी ने ऑलरेडी? नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ है। मतलब अभी हमारा रिवीजन बैच में काम यही है कि सारे क्वेश्चन को एबीसी में पहले डिवाइड करके रखना है। फॉर्मूला बैंक अलग से है क्या आपके पास? तो वो भी हमें प्रिपेयर करनी है। फॉर्मूले टॉपिक के इधर लिखे होंगे आपने, बट वो सारे एक जगह पे रहेंगे फॉर्मूले, तो फास्ट हो जाएगा ना रिवीजन उसकी। ओके एंड कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर रॉन्ग हुआ तो आपको वहां पे उसका रीजन लिखना चाहिए ना, क्या करेक्ट आंसर है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त फिर से रॉन्ग हो जाएगा। ओके सो रीजन लिखो जो रॉन्ग है आंसर, या जो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाए तो उसके रीजंस आप वहां पे ही लिख के रखो। देन फॉर इकोनॉमिक्स एंड बीसी के कंसेप्ट पहले क्लियर करने हैं, फिर रिविजन्स, नोट्स की रिविजन्स करनी है बार बार, एंड 3 to 4 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज का भी। एंड यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे, मतलब एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, so thank you very much for attending the session. Yes, okay. Yes, so अभी आपके 1-to-1 डाउट्स में सॉल्व करने वाली हूँ। Yes, इनका होने दो लिख के, 2 मिनट रुको। हो गया क्या कंप्लीट? हो गया? यस। ओके, कुछ स्टूडेंट्स फास्टैग बैच के डिटेल्स पूछ रहे थे। सो 1 सितंबर से वो स्टार्ट होने वाली है एंड उसका टाइमिंग है 7:30 to 1:30। ओके, फर्स्ट 1 वीक यू कैन अटेंड डेमो लेक्चर। 7:30 to 8:30 इकोनॉमिक्स रहेगा। सीए ईश्वर काबरा सर इज गोइंग टू टीच यू फॉर इकोनॉमिक्स। देन 8:30 to 9:30 लॉ रहेगा। सीए गुरप्रीत सिंह सर विल टीच यू लॉ। देन 10 to 11:30 मैथ्स। CA Vivek Maru sir will teach you math, and then
teach you accounts. 11:45 to 1:30 will be accounts. Okay, and मैंने already pattern आपको बताया है कि first 50% syllabus हम revise करेंगे, then 28 सितंबर से टेस्ट, अक्टूबर में next 50% syllabus, then उसके ऊपर टेस्ट लिखोगे 1 नवंबर से. ठीक है, रेगुलर बैच वालों को कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं है. हाँ, यस. सो जो बाकी के स्टूडेंट्स है, आप सब्जेक्ट वाइज भी एडमिशन ले सकते हो या ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो. रिवीजन बैच में आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाली है, एंड आपको टेस्ट सीरीज फ्री है. 3 टेस्ट आपको फ्री रहेंगे, 50-50% के 2, एंड फुल सिलेबस की 8 टेस्ट सीरीज, एंड टोटल 4 टेस्ट है, एंड 4th टेस्ट आपको ज्वाइन करनी है तो बाद में आप एडमिशन ले सकते हो. जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स है, आपको सब कुछ फ्री है. ओके, सारे टेस्ट, सारे रिविजन आपको कंपलसरी वो अटेंड करना ही है. ठीक है, एंड ये बैच आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो या क्लासरूम में आके भी अटेंड कर सकते हो, एंड इसका रिकॉर्डिंग भी होने वाला है. सो रिकॉर्डिंग का बैकअप मोबाइल ऐप में आपको मिलने वाला है. ठीक है, ग्रेजुएशन के अगर आपके एग्जाम्स है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. और कुछ डाउट है रिवीजन बैच रिलेटेड? ओके, सो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैंने मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है चैट बॉक्स में. सो आपके जो भी डाउट्स है तो मुझे 4 बजे के बाद आप कॉल करो या आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपके डाउट्स. ठीक है, यस. सो अभी मैं क्लासरूम के स्टूडेंट्स के डाउट्स ले रही हूँ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने ऑफ किया तो भी चलेगा. बाय बाय.